दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब देखिए, वो एक घटना है जिस पर हमको आज बात करनी है। अब आप में से कोई ये भी कह सकता है कि मयूर भाई ये तो 2-3 दिन 4 दिन पुरानी हो गई, अब आज क्यों बात कर रहे हैं उस पर। तो आप ये हम आपकी बात को झुठलाएंगे नहीं, आप ये मान सकते हैं। लेकिन हमारा उसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि जो जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो भले ही 3 या 4 दिन पुराना हो, लेकिन उसका जो रिलेवेंस है वो रिलेवेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वो अभी आने वाले दिनों में खत्म नहीं होने वाला है। ये भी बता दें आपको। दो चीजें हुई एक साथ साथ। एक ये हुआ कि संसद में निर्मला सीतारमन जी, और आप जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के हमारे मुखिया हैं सुल्तान साहब, वो सबने तय कर लिया एक्चुअली कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। तो श्वेत पत्र में क्या, तो फिर यूपीए सरकार जो कि 2004 से 2014 तक शासन में रही, उनके कार्यकाल के बारे में श्वेत पत्र घोषित जारी कर दिया गया। और उसके जवाब में कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल होने को आए हैं, पूरे होने को, उसका एक श्याम पत्र मतलब कि ब्लैक पेपर जो है वो जारी कर दिया। हम ये दोनों मुद्दों पर आपसे रूबरू होकर अर्थशास्त्र के जो एक्सपर्ट हैं, जो निष्णात हैं, जो तज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हुए आप तक ये इस दोनों जो घटनाएं हुई उसका जो रिलेवेंस है और उसका जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो, और उसका महत्व क्या है, अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है किसी का महत्व कुछ भी तो क्यों नहीं है। तो इसको जो है पूरी तरह से समझाने की कोशिश करना चाहते थे, इसीलिए 3-4 दिन हम लेट हुए। तो आज आपको डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से मिलवाते हैं। आप सब जानते हैं 2 या 4 बार हम उनसे पहले भी हम और उन्होंने जो है मिलकर बातचीत की है, आपके समक्ष प्रस्तुत की है वो बातचीत। डॉक्टर व्यास साहब गुजरात सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे। सिर्फ वो उनकी पहचान नहीं है। डॉक्टर व्यास साहब जो हैं वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, वेरियस फैकल्टीज जो है उसमें वो एक्सपर्ट है। बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, उनकी सेंस ऑफ आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया अर्थशास्त्री है। और हमारे सनातन धर्म का अगर अभ्यास करने की बात हो, उसमें विद्वता की बात हो, तो उसमें भी वो बिल्कुल अद्भुत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं तो बड़ा छोटा हूँ उनका बखान करने के लिए भी। लेकिन आज का विषय क्योंकि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर व्यास साहब आप अगर आके हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि श्वेत पत्र क्यों और उसके बाद ब्लैक पेपर जो है वो क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाता हूं। तो हम उनका स्वागत कर लें और उनसे भी संबंध की कोशिश करें। व्यास साहब, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयूर भाई, एक बात है, श्वेत पत्र शब्द अच्छा है जी। क्योंकि जब तक श्वेत में श्याम नहीं मिलता तब तक अक्षर नहीं उठता। यानी श्वेत पत्र यानी ब्लैंक पत्र, कुछ भी जिस पे नहीं लिखा हो वो उस तरह का कागज है। उसको संपूर्ण श्वेत या श्वेत रंगी पेपर कहते हैं। जी। तो शायद उन्होंने ये इरादे से श्वेत पत्र नाम दिया होगा कि ये ऐसा कागज रुजू करे जिसमें से कुछ मतलब नहीं है। जी। मैं सोच समझ के कह रहा हूं। जी। आप 10 साल से ये सरकार चला है, आपके पास हर साल इकोनॉमिक सर्वे रजू करने का मौका मिलता है, जी। आपके पास हर साल बजट रजू करने का मौका मिलता है। तो ये जो आपने 10 डॉक्यूमेंट्स रजू किए पार्लियामेंट के सामने, वो कौन से पत्र थे? सही बात है। अगर अभी आपको श्वेत पत्र रुजू करने की जरूरत मालूम हुई, लगी, तो क्या वो
गैर जिम्मेवाराना तरीके से या कोई पूरी हकीकतों को कहीं छिपाते हुए, कहीं उनसे खिलवाड़ करते हुए रजू किए गए डॉक्यूमेंट है। अगर आप ठीक से इकोनॉमिक सर्वे रजू करते हैं, ठीक से बजट रजू करते हैं, तो ये हर साल आपका हिसाब किताब का लेखा आता है। बजट का तो मतलब ही वो है, आप अपना लेखा जोखा देते हैं। अच्छा, इसके बावजूद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है राष्ट्रपति के भाषण पे आभार प्रस्ताव। जी जब आप अपना किसी भी तरह का श्वेत या टेक्निकलर या गेवा कलर, जो भी कलर का पेपर रजू करना चाहे कर सकते थे। तो क्या उस समय आप अपॉर्चुनिटी चूक गए हैं, या उस समय आपके पास दिमाग में कोई ख्याल नहीं था, या ऐसा कुछ था नहीं? वैसे आज भी नहीं है। आज ये कौन सी मजबूरी है ये सरकार की कि श्वेत पत्र, कोई रंगीन पत्र किया होता तो अच्छा था शायद, कि कम से कम ये सरकार का एक काम तो रहा है तो सपने जगाने का। बहुत अच्छे सपने जगाते हैं और फिर गाते हैं सपने ही सपने कब हुए अपने, बोर भये और टूट गए। तो जी ये क्यों 10 साल बजट रजू करने के बाद, 10 साल इकोनॉमिक सर्वे रजू करने के बाद, 10 साल राष्ट्रपति के संबोधन पे आभार प्रस्ताव रजू करने के बाद, जिसमें यही चीजें आपको कहनी थी, तो आज अलग से क्यों कह रहे हैं आप? उसका मतलब यह है कि अब आपको ज्ञान हुआ है कि ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मायना रखती है। मगर ये चीजें मायना रखती है वो, अगर ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। स्टेटिस्टिक्स जो है, वैसे तो ये सरकार स्टेटिस्टिक्स सच्चे नहीं देने के लिए बदनाम है। कहाँ सच कौन नहीं सा पता। वो स्टेटिस्टिक्स देगी वो आपको मालूम नहीं है, कहाँ से वो क्या मोड़ के देगी वो भी मालूम नहीं, मगर कभी कभी पकड़े जाते हैं। अब ये श्वेत पत्र ने इनको वस्त्र विहीन अवस्था के करीब करीब लाके रखा है। ये सर, ये जरा ठीक से बताइए, क्योंकि देखिए श्वेत पत्र में तो उन्होंने यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के घोटालों की बात कर दी और कहा कि ये तो देश को बर्बाद करके गए थे, फिर हमने आबाद किया। अब आप कह रहे हैं कि ये कुछ और रिवील कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूँ। पहला मुद्दा, आप किसानी करते हैं तो बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं और फिर फसल लेते हैं। फसल अच्छी हुई यानी कि आपकी किसानी अच्छी हुई। सरल बात है ना, भारत जी खेती कृषि प्रधान देश है। तो पहला मुद्दा है, इन लोगों को मुझे पूछना है कि आपने अपनी पोल अपने हाथ से क्यों खोली है? क्या आपको कोई सनक लग गई थी, भनक लग गई थी, आपके कोई एडवाइजर्स ने आपको ऐसे, आजकल इनके एडवाइजर्स कभी कभी ऐसे ही इनको मशाल पकड़ा हाथ में थमा देते हैं। मोदी साहब का आजकल वो आप देखो, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। वो गिर चुका है। तो वो किसी ने पकड़ा दिया है श्वेत को। तो हो सकता है निर्मला जी ने पकड़ा दिया हो, क्योंकि जेएनयू की विद्यार्थिनी है और वो क्या कब कुछ करेगी, उसका फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से तो मैंने इनको ज्यादा सफल नहीं देखा, नहीं। मगर गोल गोल करने में वो सफल है। तो हाँ। पहली बात महेर भाई, 10 साल में ये सरकार ने सत्यानाश कर दिया, पहली हाइपोथेसिस। किस सरकार ने? बराबर, ये अभी जो चल रही थी उसके अगले वाली सरकार ने, हाँ, वो ये और कहना चाह रहे और ये सरकार ने उसके बाद आके देश को बिल्कुल सोने के आवरण से मत दिया। बराबर, हाइपोथेसिस तो यही है ना। तो यही है। सर इसका नाप क्या है? मयूर भाई के पास पैसे है या नहीं, या तो पासबुक से मालूम होता है, या आपके गले में कोई हीरा मोती का हार डाला हो उससे मालूम होता है। जी
तो अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज का जड़ अर्थव्यवस्था है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पे एक अच्छी राज्य व्यवस्था दे गए। जी। तो अर्थव्यवस्था क्या कहती है? जीडीपी ग्रोथ 2015-16 में 8%, 1%। फिर मैं वो -7.3% वाला आंकड़ा नहीं दूंगा, थोड़ी भी शर्म बची है मुझ में, और पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, तो समझता हूँ कि वो कोविड की वजह से, जैसे भी कोविड इन्होंने हैंडल किया, जो लोग मरे, ऑक्सीजन मिला न मिला, जो भी है, अपनी पीठ चाहे थपथपाए, मगर उसको नहीं टच करते। मगर बाकी का समय आप देखें तो वो हाईएस्ट था, उसके बाद फिर 5.5, उसके बाद 6.6, उसके बाद 4। तो अर्थव्यवस्था यूं यूं जा रही, पहले यूं जा रही। तो ये आपने जो राज्य व्यवस्था की, सर सयाजीराव को सर माधवराव ने शिक्षा दी। माइनर हिंट्स करके किताब है, उसमें ये रिकॉर्डेड है। उन्होंने बोला था कि बड़ौदा राज्य की तिजोरी में पड़ा हुआ एक एक पैसा, उसके खजाने में पड़ा हुआ एक एक पैसा, राज्य की प्रजा के पसीने से आए हुए जो कर वगैरह है, टैक्सेस है, उसका है, और उसका उपयोग प्रजा हित में होना चाहिए। आपने वो नहीं किया। किया होता तो रिजर्व बैंक से लोन लेना नहीं पड़ता आपको। आपने रिजर्व बैंक खाली करने का काम किसी सरकार ने किया। रघुराम राजन जैसे एक विद्वान गवर्नर को हटाने का काम किया। उसके बाद अभी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जो डिप्टी गवर्नर, उनको हटाने का काम किया। ये पाप आपने किया है। नोटबंदी कौन लाया? आप लाए। नोटबंदी लाके आपने बोला क्या होगा, इससे ब्लैक मनी बंद हो जाएंगे। सर, ब्लैक मनी तो ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाते हैं अभी, करोड़ों और कई 100 करोड़ रुपए जो है लगातार पकड़े जा रहे हैं। बराबर। फिर आपने बोला कि ब्लैक मनी सब विदेश में पड़े, तो विदेश में से ब्लैक मनी हम ले आएंगे और हर एक के खाते में 15 लाख दे देंगे। मुझे मालूम नहीं आपके खाते में आया होगा, पत्रकारों को शायद अगर उन्होंने दिया है, मगर लगता नहीं है आपके हालात पर से। तो ये भी आपने किया नहीं। तो आपने किया क्या? योर जीडीपी इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन, दैट मीन्स योर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गोइंग डाउन, all the promises that you gave are going down। और इकोनॉमी नीचे जाने का मतलब क्या है सर? ये मुझे जीडीपी से कोई लेना देना नहीं सर। जीडीपी नीचा जाता उसका मतलब नौकरियां कटती है सर। जीडीपी नीचा जाता उसका मतलब टैक्स की आय कटती है सर। जीडीपी नीचा जाता उसका मतलब आपको विकास पे जो खर्च करना है वो कम होता है सर। जीडीपी नीचा जाता है उसका मतलब ये होता है कि आपको जन कल्याण की योजनाएं जो गरीबों के लिए करनी है वो उस पर आप खर्च नहीं कर पाते। तो ये अगर आप कहते हैं कि आपकी सिद्धि है तो आपको मुबारक हो। हमें तो जो दिखता है वो कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, और आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। तो आपने नौकरियां का क्या हाल किया? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 लाख नहीं दे पाए आप। महंगाई घटाएंगे, कब घटेगी उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। फिर आपने बोला था कि इस देश में इतने सारे विकास के काम होंगे कि देश विकसित देशों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। क्या हुआ सर? कौन से विकसित देश? आपकी पर कैपिटा इनकम, माथादीठ आय जो होनी चाहिए, बांग्लादेश से कम है।
तो आप बांग्लादेश के बराबर भी नहीं मेजर करते, बराबर। आप इसको प्रोग्रेस बोलो, आपने बहुत अच्छा किया तो जो फिर हमें। ये वैसा ये जो लगातार ढोल पीट रहे हैं कि हम तो मनमोहन सिंह के टाइम में 11वीं अर्थव्यवस्था थे और अब हम जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, ये क्या चक्कर है? सर देखिए, 5वीं अर्थव्यवस्था हो या 11वीं अर्थव्यवस्था या 50वीं, आपकी माथादीठ आय क्या है वो इम्पोर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इम्पोर्टेंट है। ये तो इतना बड़ा देश है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस जीडीपी तो बढ़ेगा, क्योंकि एक आदमी सुबह उठ के 5 रुपए का बिस्किट लेगा तो भी वो जीडीपी में ऐड करता है। जी। अच्छा, आपने बोला पर ये आपकी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो कब क्या बोल रहे हैं आप? अब आपने लिमिट बजा के 2030 का किया है, पहले 25 कहते थे, फिर 27 आया, अब 30 का किया है। जी। अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, पर कैपिटा आय कितनी है वो इम्पोर्टेंट है सर। और जी। महंगाई उसमें से निकाल दो तो डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि बचत आपकी कितनी रहती है उस पे। मैं फिर से बचत का आपने सत्यानाश कर सरल दिया। सरल और सरलता से दर्शकों को समझा दूं, अगर मैं सही समझा हूं तो व्यास साहब जी ये कह रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है ना, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो इस देश में किसी भी देश में कितनी है वो महत्वपूर्ण होता है। और उसमें से भी जो आप व्यास साहब ये कह रहे हैं कि आपकी जो मिनिमम जो जीवन जरूरत की चीजों के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो निकाल कर आपके पास जो बचत होती है पैसों की, वो पर पर्सन कितनी है वो महत्वपूर्ण होता है। उससे किसी भी देश के जो विकास है उसका पैमाना बनाया जा सकता है। सही समझा मैंने सर दर्शकों को? बिल्कुल आप सही समझे। और दूसरा ऐड में इससे ये करूंगा, जो प्रोफेसर सी के प्रहलाद ने बोला है, बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट। जी। हमारे पे ईश्वर की कृपा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री मार्केट इंडिया है। जी। आपको बाहर कहीं कोई नजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके वहां 80% लघु और माइक्रो इकाइयां बंद क्यों हो गई? ऐसा क्या जादू किया आपने कि ये सब इकाइयां बंद हो गई जी। जिससे रोजगारी प्राप्त होती थी? एक लघु उद्योग 10 लाख रुपया का करीब औसत इन्वेस्टमेंट लीजिए, तो जी। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10 लोगों को नौकरी देता है। जी। और ये बड़े बड़े जो महाकाय उद्योग है वो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे एक नौकरी देते हैं। जी। तो आप मूडी प्रचुर व्यवस्था आपको नहीं चाहिए, आपको श्रम प्रचुर व्यवस्था चाहिए, जाकि इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को काम मिले। जी। आपने बड़े बड़े लोगों को, वाइब्रेंट गुजरात किया, ये किया वो किया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बुला के किया क्या, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी करने का आपने आयोजन किया। उसका मतलब ये कि जो गरीब था वो ज्यादा गरीब बना, जो तवंगर था वो ज्यादा तवंगर बना, असमानता बढ़ती चली। आज अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। आज तक अमेरिका की इकोनॉमी ने लास्ट 10 साल में जितना अच्छा नहीं किया था उतना अच्छा कर रही है। मगर अच्छा। एक आक्षेप से अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं बच सकते कि इससे असमानता को बढ़ावा मिला है। तो आप ऐसी अर्थव्यवस्था मत करो जिससे आपके जो आय है, आपकी वित्त है, उसका असमानता से वितरण हो। आज हमारे यहाँ 80% लोगों के पास 20% आय है और 20% लोगों के पास 80% आय। जी। और हम गर्व लेते हैं कि अदानी नंबर 1 आ गए। अरे अदानी चंद्र पे चले जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इस देश की अदानी जनता पैसे को क्या वाले फायदा? होंगे तो भी हमारे घर में कुछ आने वाला नहीं है, अदानी नहीं होंगे तो भी आने वाला नहीं है। अदानी को आप और भी बढ़ाइए, हमें अदानी से कोई लेना देना है। अदानी इज नॉन एंटिटी। कैसे भी आए, इस देश में कितने राजा महाराजा आए चले गए, कोई जी। याद नहीं रहा।
तो ये कोई अदानी के साथ कंपैरिजन करने का इरादा नहीं है, मगर इस देश में आपने टैक्स क्या डाला, आपने जो जीएसटी डाला, आप बोलोगे राज्यों ने डाला है, तो आप उनको क्या मार्गदर्शन देना नहीं चाहते थे? आप मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे। आज 53% ऑफ द जीएसटी इज ऑन द पुअर पीपल। 1,40,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ हर महीना आप इकट्ठा करते हैं और अपनी तिजोरी भरते हैं, उसमें 53% गरीबों से आता है, 44% मध्यम वर्ग से आता है और धन्ना सेठों से 3% आता है। ये आपकी व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था दी आपने। दिस इज क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी दैट यू हैव गिवन टू दिस कंट्री। रोजगारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि देश में 53% जीएसटी गरीब लोग दे रहे हैं। यस। और 44% जीएसटी मध्यम वर्ग दे रहा है। मध्यम वर्ग दे रहे हैं। और सिर्फ 3% जो अमीर लोग हैं वो जीएसटी दे रहे हैं। वो 3% ही क्यों है, ये जरा समझाएं। सर, वो उनको खरीदना कहाँ होता है? देखो, कॉर्पोरेट अकाउंट से अखबार भी आता है तो कॉर्पोरेट अकाउंट से आता है। कभी घर में टॉयलेट पेपर होगा तो भी कंपनी खरीद के वहां लगाएगी, हाउस कीपिंग वाला लगा के जाएगा। जी जी। आपके अक्सर सभी के सभी एक्सपेंसेस, पेट्रोल से लेके सब, वो आप के शेयर होल्डर्स के एक्सपेंसेस में से आते हैं जी, प्रॉफिट में से आते हैं। तो ज्यादा पैसे वाले हैं और ज्यादा पैसे वाले हुए, गरीब है वो गरीब हुए। आपने निर्लज्जता से इसका इकरार किया। अभी जब 5 राज्यों की चुनाव था तब आपने बिल्कुल निर्लज्जता से बोला कि मैं वो 5 किलो गेहूं वाली योजना जो 80 करोड़ लोगों को देता हूं वो आगे भी बढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि गरीब थे, गरीब रहो और गरीब रहोगे। 80 करोड़ यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जीता इस देश में। जी। तो आपने 10 साल में क्या किया? आप बोलते हैं हमने गरीबी घटाई, गरीबी का हमारे समय में कम हुई गरीबी। बताइए कहाँ कम हुई? तो ये 80 करोड़ लोगों को आप क्यों गेहूं देने की आपको क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए। तो ये 80 करोड़ कहां से आए? उसका मतलब ये हुआ कि या तो अभी गेहूं पकड़े गए थे कहीं से, ये जो गेहूं है वो या तो किसी धन्ना सेठ की अटक के मिल में जाते हैं, मैदा बनता है, लीकेजेस होते हैं, या तो आप फिगर गलत दे रहे हैं। और फिगर गलत देना तो इनके जहन में है, सही बात करने की ही नहीं, गलत बात करो। एक सुधांशु त्रिवेदी है, उनको मैं जब जब सुनता हूं तब आधे से ज्यादा नहीं सुन पाता। कितना इलॉजिकल इंसान मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी। वो राज्यसभा रिपीट हुई उनकी। अरे होंगे, ऐसे लोगों की तो जरूरत है राज्यसभा में, जो बिना तुक का, बिना तर्क का, बिना मतलब का वो अपनी पांडित्यपूर्ण भाषा में बातें करे और हिंदुत्व की बातें करे। क्या नॉलेज क्या है उसका? क्या पढ़ा है वो शास्त्र? कौन से शास्त्रों का अभ्यास किया है उसने? कौन सा वेद पाठ उसने किया है? तो हमारे नसीब में तो यही आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी। न तो सुधा है, न अंशु यानी किरण है, न अमृत है न किरण है, कुछ नहीं है। तो सर, अगर गरीबी हटी होती तो आप या तो ये 5 किलो गेहूं गलत दे रहे हैं, या तो गरीबी नहीं घटी है। आप जो फिगर दिया 23 करोड़ लोगों को आप गरीबी से ऊपर ले आए, वो फिगर आप गलत दे रहे हैं। दो में से एक बात तो कबूल करो, छत भी मेरी, पट भी मेरी, जो भी हो मैं जीतूंगा। तो ये बातें। इसके बाद आई बात अनएम्प्लॉयमेंट। सर, अनएम्प्लॉयमेंट कहां जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग, साधन संपन्न लोग लाखों की संख्या में इस देश को छोड़ के
विदेशों में सेटल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम अमेरिका का वीजा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां नौकरी मिलती है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, सलामती है, कोई तकलीफ नहीं है। पर अभी भी इस तो बजट यहाँ से सत्र लोग में अमेरिका क्यों जाते हैं? अभी इस बजट सत्र में निर्मला सीतारामन ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होकर कुछ 3 पॉइंट समथिंग % ही हो गया, रह गया बस। नहीं, वो निर्मला तो कुछ भी कहती है, कहां से लाई वो? देखिए, वित्त मंत्री से अपेक्षित है कि वो सोर्स दे, सोर्स दे, इस सोर्स से, ताकि हम कमेंट कर सके। तुम्हारी मर्जी में आए और पार्लियामेंट में आप बैठते हो, इसलिए मनचाही बात आप करके चले जाओ, ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। मगर निर्मला सीतारामन को मैं दोष नहीं देता, उनका विषय ही नहीं है। हाँ और शायद इसीलिए वो वित्त मंत्री हैं। हाँ, इसलिए है। अच्छा, मुझे मुझे इसके बाद मुझे की सर, बात करें सर। हाँ, अब व्हाइट पेपर में आगे बढ़े, ब्लैक पेपर में। तो ब्लैक पेपर में जाने से पहले एक चीज समझनी है सर। तो अभी अगर आप जो अभी आपने जो बातें कही, अगर इसी को आगे थोड़ा बढ़ाएं, तो सरकार तो 2024 में किसी की बननी ही है। अब जी, चाहे फिर तो ये इन्हीं की बन जाए, या किसी की मान लो बने। कुछ चमत्कार हो गया और देखो, विपक्ष की। इमरान खान को इतनी सारी सीटें मिलेगी, वो हाँ, किसने सोचा था? सरकार नहीं बन रही उसकी पार्टी, फिर भी। आपने पार्टी को गैरलायक कर दी, जेल में डाल दिया, इंडिपेंडेंट लोग उनका बैट ले लिया, बिना बैटिंग करके इसने सेंचुरी मारी। और सरकार तो नहीं बन रही है सर उसकी। बने ना बने अलग बात है, बनने के करीब तो आ गई ना। तो मैं अपेक्षा ये तो ये थी समझ कि नवाज शरीफ क्लीन स्वीप कर जाएंगे, ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो और अगर पाकिस्तान की प्रजा में ये मगर उसका कारण है, आपने देखा वो काउंटिंग देखा था आपने? मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत देख पाया था, पूरा नहीं देखा था मैंने। वो बैलेट पेपर थे, हाँ, वो बैलेट पेपर थे। ईवीएम वो देवता नहीं थे। ईवीएम देवी या देवता वो नहीं थे ना, बिल्कुल नहीं थे। ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है, साम पित्रोड़ा कहते हैं, तो मैं किसी के पास प्रूफ मांगने नहीं जाऊंगा। बात सही है। जो आदमी इस देश में टेलीकॉम क्रांति का जनक है, मैं भी आईआईटी बंबई का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, ऐसे गैर जिम्मेवार बात नहीं करता, मगर जो भी इंस्ट्रूमेंट लॉजिक पे काम करता है, उसको आप रिमोटली उसको आप छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, वो बातें तो मैं एक आप सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर निकल जाएगा शायद, तो मैं अभी पूछ लूं। तो जो भी सरकार बनेगी 2024 के मई महीने में, जी अंत में, उस सरकार के पास राजस्व को लेकर, मतलब भंडोल को लेकर, हमारे खुद की हमारी जो मतलब अर्थव्यवस्था, मतलब जो एक अपने पास सरकार चलाने के लिए कैश चाहिए, विकास के कामों को करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का तो ये लोग अब ऋण हो चुका है। तो मुझे ये समझना है सर आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि सरकार जिस किसी की भी बने, उसके पास इस देश को जो कह रहे हैं विकास के रास्ते पे रोज नई ऊंचाइयां अगर छूनी है, तो उसके लिए पैसा कितना बचेगा? सर, एक बात उसके पहले मैं आपको कहना चाहूंगा। एक हकीकत अब बाहर आई है और बहुत विश्वास पात्र सूत्रों से बाहर आई है कि जब ये सरकार बनी, तब जो फाइनेंस कमीशन ने राज्य सरकारों को हिस्सा दिया था, जी वो हिस्सा काटने की पैरवी की गई। जी। वो माने नहीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, वो अलग बात है। अब तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नीति आयोग से आते हैं, तो उनकी नीति दशा और दिशा, सरकार की नीति दशा और दिशा की ओर ही जाएगी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मगर वैसे तो कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के सामने आक्षेप हुए हैं। अगर आप दुष्यंत दवे को पूछो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने आक्षेप उंगली की है। अगर आप किसी और को पूछो तो इलेक्शन कमीशन के सामने भी उंगली हुई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं,
वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की भी आजकल जो एक जमाने में इनकी इज्जत आबरू थी वो नहीं रही। तो अब आपने बैठाए हैं नीति आयोग से सज्जन को, तो वो क्या वो इसकी गारंटी क्या है कि वो 42% राज्य को देते हो। अब केंद्र ज्यादातर अक्सर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये वो इसके लिए इनको जरूरत पड़ेगी, तो ये 42% कम करके अब हम 32% कर देते। पैसा ही पैसा है सर, पैसे की कहाँ कमी है, मैनिपुलेशन का सवाल है। वैसे भी सर एक बहुत बड़ा इश्यू इस देश में खड़ा हो रहा है। जो सदर्न स्टेट्स है उन्होंने अभी ऑलरेडी ये इश्यू निकाला है कि हमें अन्याय हो रहा है। कर्नाटक की तो पूरी सरकार आप आके बैठी दिल्ली में इस मुद्दे पे। जी, तो ये चीजें हैं। तो आप किस चीज का ब्लैक वो निकालते हैं, ये श्वेत पत्र किस चीज का निकालते हैं? वो न तो श्वेत है न पत्र है, और ये जो ब्लैक कलर है ना, वो तो ऐसा है, जब मीरा ने बोला था ओढ़ू में कालो कामड़ो दूजो दाग न लागे कोई, तो ये ब्लैक जो आप उसमें देखना भी चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि दिखेंगे नहीं। और आपने तो श्वेत पत्र की बात कही है, और श्वेत पत्र में ये आंकड़े जो है, ये ग्राफ तो खाली दिख पाएगा, ये आंकड़े जो है श्वेत पत्र में सर ये ग्राफ है, ये जीडीपी का ग्रोथ कैसे बढ़ा। और मैं जीडीपी से हर चीज को लिंक करता हूँ क्योंकि उससे टैक्सेशन लिंक होता है, उससे रोजगारी लिंक होती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस लिंक होते हैं, उससे हर चीज लिंक होती है, उससे आर्मी के लिए परचेजेस लिंक होते हैं। तो ये आपने जो अर्थव्यवस्था की का भट्टा बैठाया, इसके बाद आप अर्थ आप श्वेत पत्र निकालने की बात करते हो क्या? ये खाली एक ग्राफ जो है ना, वही पूरा श्वेत पत्र का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। इससे आगे की बात करें हम, रिजर्व बैंक से पैसे लिए, खाली कर दिया रिजर्व बैंक आपने। हाँ, बैंकों के एनपीए बढ़े। आज बैंक कब कहां कैसे क्या चल रहा है किसी को मालूम नहीं। पुलवामा वाला हादसा हुआ जब शहीदों का उपयोग अपने वोट जुटाने के लिए किया, ये क्या आपके श्वेत पत्र में लिखा है आपने कि हमने ऐसी करामत की? क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा और शौक गलवा से लेकर अक्साई चीन तक का प्रदेश दबा के बैठा है? क्या आपके श्वेत पत्र में लिखा है आपने? क्या मालदीव में अभी जो हुआ आपने अपने श्वेत पत्र में लिखा है? क्या आपको जोहानिसबर्ग में 15 मिनट प्लेन में बैठे रहना पड़ा? क्या आपने श्वेत पत्र में लिखा? तो लिखो तो कुछ सही लिखो ताकि आने वाले जनरेशन का ज्ञान बढ़े। श्वेत पत्र सही मायने में श्वेत होना चाहिए, क्योंकि श्वेत की एक खासियत है जो आपने कहना है, उसमें छोटी सी भी अगर डॉट हो गई ना तो दिखती है। ये इतनी भी डॉट हो गई श्वेत पत्र में तो दिखेगी आपको। तो ये इन्होंने श्वेत पत्र की जगह पिंक पत्र या कोई और पत्र निकाला होता ना तो इससे कम बुरा दिखते। ये दाग बहुत कम दिखते उसमें। इन्होंने अपनी खुद की जो मर्यादाएं हैं सोचने की, वो मर्यादाओं का रिटर्न प्रूफ दे दिया है। मैंने जैसे आपको ग्राफ बताया, अब यही ग्राफ की तरह आप क्वार्टर वाइज देखें, ये हाल है। ये देखिए आप, ये माइनस में नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो नीचे ही जाएगा वो। खैर मैं इनके लिए ब्लेम इनको नहीं करता क्योंकि कोविड का समय,
तो मैंने बोला होता तो बोलते कि जयनानंद कोविड को भी नहीं, उन्होंने, हमने इतना अच्छा सारा काम किया, चाहे ऑक्सीजन मिला ना मिला अलग बात है, वो अलग मगर बात है। हमने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। तो सर इसमें कोई व्हाइट श्वेत पत्र जैसा कुछ लगता नहीं है। अब आप अरुणाचल वापस ले लो, मणिपुर को शांत कर दो, ये लद्दाख गलवा लद्दाख और लद्दाख को स्टेट, लद्दाख और ये मुद्दे आप सॉल्व कर दो, फिर जाके आप कोई श्वेत पत्र की बात करो। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए। खैर उतने दूर तो वो अमेरिका करवाएगा, तो अलग बात है। अच्छा, अमेरिका करवाएगा। हाँ वो अलग बात है। ये एक उम्र आ रही है इनसे कि बाइडेन अगर चुन के आएगा या इवन बिफोर दैट, both the countries they are going to be pressurized to sit together. ये अगर मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, मगर ये स्कूप है मेरा, अगर मैं सच्चा पढ़ूं तो आप याद करना। बिल्कुल याद करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा सर, अंत में निर्यात, ये देश निर्यात के लिए जाना जाता था। ये एक समय था जब दुनिया का आधा निर्यात चाइना और इंडिया करते, और कितने साल तक करते रहे, 1 बिफोर क्राइस्ट से लेकर जब तक ब्रिटिशर्स आए तब तक। अच्छा, 1979 में चाइना का जीडीपी हमसे कम था, रेट ऑफ ग्रोथ 1979 में। वो चाइना आपको प्लेटफॉर्म पे छोड़ के फास्ट ट्रेन में चला गया, बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना उसको, बुलेट ट्रेन बोलते हैं ना, हाँ, बुलेट ट्रेन। उसमें चला गया। अब कुछ तो शर्म करो आप, ये व्हाइट पेपर करने की क्या जरूरत थी आपको। श्वेत पत्र तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपने अपने आप से ये सब चीजें बतानी चाहिए थी कि हाँ इतनी चीजों में हमारी चूक हुई है, और हम अगर चूक के अगर हमारे ईवीएम देवता की कृपा से चुन के आए, ऐसा मैं नहीं कहता, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईवीएम हाँ सर, देवता हम तो खुल के बोलते हैं, हमारे काफी कि ये चमत्कारिक है, गड़बड़ है, तो बिल्कुल। हम ये करेंगे। तो ये श्वेत पत्र की बात तो मुझे समझ में नहीं आती। और बाकी जो है फिर वो ब्लैक पेपर है जो कांग्रेस ने निकाला। देखिए वो विरोध पार्टी है, आप एक बात समझ लीजिए, नो ऑपोजिशन इज देयर टू सर्टिफाई द रूलिंग पार्टी। आप इनको हर तरह की गालियां देंगे, आपका व्यवहार इनके साथ ऐसा रहेगा, आप खड़गे जी को कुछ बोलेंगे, राहुल जी को कुछ बोलेंगे, तो फिर ये होना ही है। आप व्हाइट निकालोगे तो ब्लैक निकालेंगे, और वैसे भी ब्लैक का चलन है। वो ये लोग इतने गलत नहीं है, आजकल सब जहां भी देखो ब्लैक का चलन है। आपके पास है तो मजे मजे। मतलब बहुत सही तो है कि जो ब्लैक पेपर इसी में जो उन्होंने मुद्दे उठाए, जो आप भी कह रहे हैं, वही सब मुद्दे उसी में है, ब्लैक पेपर में वही मुद्दे हैं। वही मुद्दे और हैं। ये इन्होंने खुद अपने आप पे वो नहीं, आप देखते हो फुटबॉल में कभी कभी सेल्फ गोल कर देते हैं, कर देते हैं। तो ये सेल्फ गोल किया है। दिस इज व्हाइट सेल्फ पेपर ऑफ सेल्फ गोल कर व्हाइट दिया। पेपर ऑफ एनडीए इज ए सेल्फ गोल, विच अंडर, कब उनकी दिमाग में एक ख्याल आया होगा, और कौन से बुद्धिमान ने इनको ये ख्याल दिया होगा। मैं मानता हूँ मोदी साहब को इसकी चिंतन करना चाहिए। मोदी साहब बैठे अकेले में, जहां भी वो चिंतन करने के लिए बैठते हैं, वहां बैठ के इनको चिंतन करना चाहिए। इनको गलत रास्ते पे दौड़ा जा रहा है। मोदी वो साहब के जो लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा आदर है। वो जब वो मोर को दाना खिलाते हैं, या वो जो मिनिएचर काउस जो होती हैं उनको जब चारा खिलाते हैं, शायद तब चिंतन करते होंगे, ऐसा लगता है। करना चाहिए इनको। किसी ने कोई कोई ये इसको क्या बोलते हैं,
हितद्वेषी, हितद्वेषी। जी। उसने इनको ये रास्ते पे चढ़ाया है। इनके जो सलाहकार हैं, क्योंकि वहां भी काफी दखल पंचम है। ये अभी का जो एनडीए का जो गोला दिखता है, वो गोले के अंदर भी अभी जैसे हिमालयन प्लेट खिसक रहा हो, वैसे काफी चीजें खिसक रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोदी साहब को ये चिंतन करना चाहिए, और ये इसे एडवाइजरों से दूर रहना चाहिए। अभी क्या जरूरत थी ये व्हाइट पेपर निकालने की? तो आपको आपको लगता है व्यास साहब, वैसे हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इनके कोई सलाहकार अभी बचे हैं? मतलब कोई किसी से सलाह लेते होंगे क्या ये? ऐसा देखिए, लगता है अभी भी आपको? मुझे एक प्रसंग रामायण का याद आता है। जब ये राम सेतु बन रहा था और ये दोनों वनवासी भाई, यानी हमारे तो रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी, ये काम देख रहे थे, तब रावण के दरबार में किसी ने जाके बोला कि ये लोग ये समुद्र पे सेतु बांध रहे हैं और बड़ी बंदरों और रीछों की सेना लेके हमारे पे हमला करने वाले हैं। तो मेघनाथ ने बोला मैं यूं खा जाऊंगा। ये कुंभकर्ण ने बोला मैं भूखा हूं 6 महीने से, आने दो, मेरे लिए एक अच्छी फीस हो जाएगी। तो सब जब चाणक्य ने बोला है सर कि राजा की इर्द गिर्द कड़वा मगर सच्चा कहने वाले लोग चाहिए, वो बिल्कुल। राजा के खुद के हित में है। तो ये एक आदमी उसमें खड़ा हुआ, शायद उसका नाम सुधनवा था। वो खड़ा होकर उसने बोला कि देखिए, एक बंदर आया था, वो अशोक वाटिका को जला गया, लंका में तोड़ फोड़ कर गया, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो जब इतने सारे बंदर और रीछ आ रहे हैं, तो हमें दुश्मन को हल्के से नहीं लेना चाहिए। तो उसको भगा दिया सभा से कि ये कायर है। तो बिना मांगी सलाह सर बहुत डेंजरस होती है। वो तो है। राजा जब मांगे तो सलाह दो, और वो भी सोच समझ के दोगी, उनको क्या अच्छा लगेगा। बात सही है। नहीं तो मौन रहने में ही मौनम सर्वार्थ साधनम। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो तीन चीजें बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बताई। मुझे लगता है कि दर्शक अगर इस कार्यक्रम को गौर से सुने, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरी बातचीत को बहुत गौर से सुनिएगा। आपके बहुत सारे भ्रम अगर हैं तो टूट जाएंगे। एक कि सबसे बड़ी अर्थशास्त्र, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के जो ढोल पीटे जा रहे हैं, उसके पीछे का सत्य क्या है, हकीकत में क्या होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम जो है उसका क्या सब महत्व सॉरी है। आपको रोक रहा हूं। एक जी। नंबर का पॉपुलेशन वाला देश 5 नंबर की जीडीपी व्यवस्था करेगा, तो वैसे भी उसका भट्ठा बैठने वाला है। देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात आ गई। मतलब हम जिस तादाद में है, हमारी पॉपुलेशन है देश में नंबर, दुनिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो स्वाभाविक होना चाहिए कि हम इस मामले में तो नंबर 1 हो ही, अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन क्या इससे देश विकसित देश में, मतलब देश का अर्थतंत्र स्वस्थ है कि नहीं, क्या इसका पैमाना वो है? व्यास साहब कह रहे हैं वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो आपकी पर कैपिटल इनकम और आपकी बचत पर व्यक्ति पर पर्सन कितनी है, वो पैमाना होता है किसी भी देश के हेल्दी। सर चाणक्य ने ऐसा बोला है कि राज्य व्यवस्था ऐसी चाहिए जिसमें वो वैश्य जो है, व्यापारी, वो अपने थड़े पे बैठ के धड़ल्ले से व्यापार कर सके। स्त्रियां जो है वो गहनों से लदी हुई प्रसंगों में रत होकर आनंद प्रसंगों का ले सके। और युवा धन जो है वो विशिष्ट प्रकार की मल्ल कुश्ती से लेकर हर तरह के पौरुषत्वपूर्ण व्यवसायों में लगे रहे। जी। तो ये सरल बात है। आपका यूथ
आज फ्रस्ट्रेटेड है, नौकरी नहीं मिल रही है। सर एक बात रह गई, किसान जी किसान की जमीन के टुकड़े हो रहे हैं। हाँ और ये पहले एवरेज साइज फार्म की जो थी वो 4 हेक्टेयर के करीब थी। आज 98% से ज्यादा जो खेत है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब आप उनको कितनी दोगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस? जितना खेत छोटा होता जाएगा उतनी फिर गेहूं की 20 किलो की सपोर्ट प्राइस आएगी 25,000 रुपया। दे पाओगे आप? तो आपको ये जो एग्रीकल्चर लैंड का फ्रेगमेंटेशन है उसके बारे में कुछ सोचना होगा, कुछ नया करना होगा, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना होगा। और किसान जब तक समृद्ध नहीं है इस देश में कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ये मत सोचिए किसान सिर्फ अनाज देता है। गांव की जो व्यवस्था है वो 50% डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब देती है, जी समझे आप? और 50% से ज्यादा मार्केट देती है। 55% मोटरसाइकिल गांवों में बिकती है, 52% कपड़ा गांवों में बिकता है। तो सर किसान है तो ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लिए बाजार भी है। जी अदानी का सीमेंट बिकेगा, दुनिया भर की जो उन्होंने मोनोपोली इकट्ठी की है सीमेंट, तो बिकेगा जब गांव में घर बनेगा। तो ये सब चीजें हमें किसान के बारे में समझनी होगी। किसान इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट एज फार एज मैं इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज कंसर्न। मैं सर ये भी चाहूंगा, क्योंकि कल से किसान आंदोलन शुरू भी हो रहा है और बहुत आज से जो है उसको रोकने की मतलब पिछले 4-5 दिनों से तैयारी हो रही। इस पर एक हम अलग से करें देश के आप आज की तारीख बताइए, में ये मेरा मेरा किसान की स्थिति। स्पेशलाइजेशन का विषय है मुझे और मालूम है सर। चाहेता विषय है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलेंगे तब करेंगे, उस तो पर कोई एक अलग हर्ज से नहीं। पूरा एक और आधे मैं घंटे का आज भी पौने मानता घंटे हूं का महेश टाइम। भाई, इस देश अगर दुनिया में आज भी सर ऊपर करके खड़ा रह सकता है तो उसका कारण, उसका रीजन अपना किसान है। हम बहुत सही। पीएल 480 के गेहूं भीख मांग के नहीं खाते, नहीं कर रहे। वो बहुत सही बात रीजन। है। वो रीजन बिल्कुल सर करते हैं, उस पर भी एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे और उसका वैसे भी रिलेवेंस बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि किसान लोग कल मैं से। आपको सब स्टेटिस्टिक्स वगैरह भेज दूंगा, मेरे पास प्लीज तैयार पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट विल बी ठीक सो है। हेल्पफुल। बहुत उससे मदद मिल जाएगी। दोस्तों ये भी आपने सुना। और जीडीपी क्या भाई, ये जीएसटी में कौन ज्यादा दे रहा है, गरीब कितना ज्यादा दे रहे हैं, मध्यम वर्ग कितना सर दे रहा आप है देखिए, और अमीर कितना एक कम एक दे रहा है, ये भी एक आपने एक, सुना। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जी काम करने वाली बहन वो गमले उचकती, हाँ, जी। वो बिस्किट अपने बच्चे के लिए कब खरीदती है? जब उसको दिहाड़ी मिलेगी। जब वो भूखा है बेचारा, हाँ भूख से रो रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ, 5 रुपये का वो बिस्किट खरीदती है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो आप एक भूखे इंसान के, भूखे बच्चे के मुंह से 5 रुपये में से 90 पैसे निकाल लेते हो आप। कहां मर गई आपकी मानवता? और दूसरी यही और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आप कुछ करते नहीं वैट के अलावा। बैठ के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों पर जो है अलग भैया से एपिसोड करना है। एट अब आप मुझे एट भेजिएगा, एट वो पक्की योर बात। डिस्पोजल सर, एट योर डिस्पोजल। मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये इसको आप इस एपिसोड को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बड़ा इसको गौर से सुनिएगा। आपको बहुत सारी सच्चाई जो है जो छुपाई जा रही है, जो लगातार बिल्कुल झूठ के पर्दे के पीछे छुपाई जा रही है। जैसे वो हरा कपड़ा लगाया जाता है ना, जब कोई बड़े देश का बड़ा मुखिया आता है तो वो जो झोंपड़पट्टियां और जो गरीब जनता है इसको छुपाने के लिए जो हरा पर्दा लगाया जाता है, ऐसे ही इस देश के अर्थतंत्र की जो वास्तविकता है इसको इस श्वेत पत्र के जरिए जो है वो झूठ के पर्दे के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने इसका आज पर्दाफाश किया।
आपको ये बातचीत कैसी लगी ये आप हमको जरूर से लिख के, ये जो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं नीचे, उस पर लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें जरूर। इसकी लिंक को फिर आप हो सके उतना आप शेयर करें, ताकि जो सही और सच्ची बात है, जो इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर रही है, वो बात हो सके उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके प्रयास से, आप सबके सहयोग से, सहकार से। और अंत में कहते हैं, हमेशा आज भी कहेंगे कि हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और 4PM जो हमारा न्यूज नेशनल है नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे और चैनल है नेशनल के साथ साथ, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही कहेंगे आखिर में। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।